Hello, friends. Myself, Dr. Vaishali Vasavada, fertility consultant. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about the causes of abnormal vaginal discharge. So बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है, बहुत सारे क्लिनिशियन जो है होते हैं जो डिग्री करने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये डाउट रहता है कि जब भी वजाइनल डिस्चार्ज का कोई पेशेंट आता है तो उनको कैसे अप्रोच करें। हर एक पेशेंट की सेम कंप्लेंट रहती है कि उनको वजाइना से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। अब ये एज अ क्लिनिशियन आपका वर्क है कि आपको उसे डायग्नोज करना चाहिए कि वो जो एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है वो कौन से रीजन की वजह से है, कौन से प्रोटोजोआ की वजह से है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से है। तो वो सब कुछ आप तभी डायग्नोज कर पाओगे जब आपके पास उसका डिटेल्ड नॉलेज होगा। कई सारे फेसेस होते हैं रिप्रोडक्टिव एज में, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट फेज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके का वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, जैसे प्यूबर्टी ले लो या मेनापोज ले लो। सो अब रिगार्डिंग एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, स्पेशली रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। सो कॉजेज को अंडरस्टैंड करने के बाद नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आप डिसीज को अच्छे से अप्रोच कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉज जो रहता है कॉमन है रिप्रोडक्टिव एज में, दैट इज इन्फेक्टिव वजाइनल डिस्चार्ज। सो उसमें कॉमन जो इन्फेक्शंस है वो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किए हैं। सो ट्राइकोमोनास वजाइनाइटिस, ये एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है जिसमें स्पेसिफिकली प्रोथी येलोइश डिस्चार्ज जो है वो पेशेंट को देखने को मिल सकता है। देन नेक्स्ट इन्फेक्शन है मोनिलियल वजाइनाइटिस, जिसमें कर्डी वाइट्स इन फ्लेक्स और प्यूराइटिक, यानी कि पेशेंट को सीवियर इचिंग रहती है उसमें और कर्डी वाइट डिस्चार्ज। जब भी आप उसका पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन करोगे तो सर्विक्स के आसपास जैसे कर्ड जैसा अपीयरेंस आपको दिखने के मिलेगा, जैसे कि कर्ड लगा हुआ हो, या डिस्चार्ज जो है उसका जो अपीयरेंस है उसे आप कर्ड के साथ रिजेम्बलेंस कर पाओगे। नेक्स्ट है बैक्टीरियल वजाइनोसिस की, जिसमें स्पेसिफिक बैक्टीरिया की वजह से वजाइनल इन्फेक्शन रहता है, जिसमें ग्रेइश वाइट कलर एंड स्पेसिफिक फिशी ओडर रहती है। और नॉन प्यूरेटिक, उसमें ज्यादा इचिंग की कंप्लेंट नहीं होती है पेशेंट को, लेकिन डिस्चार्ज जो है उसमें ओडर की मेन कंप्लेंट रहती है, स्पेसिफिकली फिशी ओडर। जब भी आप कोई फिश मार्केट में जाते हो तो वो जो ओडर है, इफ यू कैन रिमेम्बर दैट, तो सिमिलर ओडर रहती है यहाँ पे। और ग्रे वाइट, उसका जो कलर है वो ग्रेइश वाइट कलर का रहता है। नेक्स्ट, अगर मान लो पेशेंट को सर्विसाइटिस है, सर्विसाइटिस यानी कि सर्विक्स जो है द पार्ट ऑफ यूट्रस जो वजाइना में ओपन होता है, तो सर्विक्स में अगर इन्फ्लेमेशन है, अगर स्वेलिंग है, तो उसकी वजह से जो सर्वाइकल ग्लैंड्स होती है उसमें हाइपर एक्टिविटी रहती है, जिसकी वजह से म्यूकस डिस्चार्ज ज्यादा होता है। तो जो सर्वाइकल ग्लैंड का डिस्चार्ज है वो क्वांटिटी में बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं म्यूकोइड डिस्चार्ज। तो वो आमतौर पे सर्विसाइटिस में देखने को मिलता है, जिसमें म्यूकोइड डिस्चार्ज और वाटरी डिस्चार्ज जो है वो देखने को मिलता है, ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होता है वो। और उसमें साथ साथ पर स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन में सर्विक्स जो है वो स्वेल्ड अप हो जाता है, या वहां पे आपको इन्फ्लेमेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है डिस्चार्ज में एट्रोपिक, यानी कि स्पेशली एट्रोपिक, यानी कि अगर ऑर्गन में एट्रोफी हो गई हो जिसकी वजह से उसके जो सेल्स है वो, उसकी जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो कंप्लेन होती है पेशेंट को। और आमतौर पे ये जो एट्रोफी की कंडीशन है वो मेनापोजल एज में ही देखने को मिलती है, इसलिए ये पोस्ट मेनापोजल देखने को मिलता है अगर कोई पेशेंट आपको कंप्लेन करे डिस्चार्ज के बारे में। लेकिन हम जब कंपेयर करें रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट मेनापोजल डिस्चार्ज को, तो उसमें डिस्चार्ज की कंप्लेंट प्रोमिनेंट नहीं होती है, वहां पे इरिटेशन की कंप्लेंट जो है वो प्रोमिनेंट रहती है बिकॉज ऑफ वीकनिंग ऑफ लोकल सेल्स। और ईचिंग की कंप्लेंट जो है वो पेशेंट में कॉमन रहती है। डिस्चार्ज तो रहता ही है लेकिन पेशेंट की जो कंप्लेंट है वो इरिटेशन की कंप्लेंट ज्यादा रहती है। दूसरी कैटेगरी है फॉरेन बॉडी। अगर कोई प्रोसीजर के बाद या कोई पेशेंट के द्वारा अगर कोई फॉरेन बॉडी लोअर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में छूट गई हो तो उसकी वजह से डिस्चार्ज हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जैसे फॉरगॉटन पेसरी, कई बार पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वेजाइनल प्रोलेप्स या यूटेराइन प्रोलेप्स रहता है, तो जिसमें एज अ ट्रीटमेंट फॉर फ्यू पीरियड पेसरी लगाई जाती है। अगर उसके
डिजायर पीरियड से ज्यादा टाइम तक अगर वो रह जाती है तो आगे चल के वहां पे इन्फेक्शन डेवलप होता है और डिस्चार्ज हो सकता है। देन टेम्पुन्स, कई प्रोसीजर्स ऐसी है जिसके बाद टेम्पून अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल, वजाइनल हिस्टेरेक्टमी करने के बाद टेम्पून अप्लाई किया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद टेम्पून अप्लाई किया जाता है, और पेशेंट जो है फॉर मेंस्ट्रुअल कंट्रोल जो है वो टेम्पून कई बार पेशेंट जो है वो यूज करते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ स्पिलेज ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। और कुछ ट्रीटमेंट्स है, जैसे आयुर्वेदा में कुछ ट्रीटमेंट्स होती है जिसमें टेम्पुन को आयुर्वेदा ऑयल में सोक करके फिर अप्लाई किया जाता है, उसका भी कुछ टाइम पीरियड होता है। तब तक ही उसे वजाइना के अंदर रहने देना चाहिए, उसके बाद उसे रिमूव किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। लेकिन कई बार ड्यू टू नेग्लिजेंसी और ड्यू टू पेशेंट्स नेग्लिजेंसी ये टेम्पुन जो है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है और इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है। और मैकेनिकल इरिटेशन, सो मैकेनिकल इरिटेशन यानी कि और कोई मेडिसिन अप्लाई की हो या कोई जेल एप्लीकेशन की हो या सोप यूज किया हो अगर पेशेंट ने, जिसकी वजह से भी इरिटेशन जो है वो डेवलप हो सकती है। तो जब इस तरीके का डिस्चार्ज होता है, फॉरेन बॉडी से रिलेटेड अगर डिस्चार्ज होगा तो वो बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल का होगा, कॉपियस होगा, प्लूरुलेंट होगा, जैसे कि मान लो पस डिस्चार्ज है, और कई बार वो ब्लड स्टेन्ड भी रहता है। सो इस तरीके का अगर डिस्चार्ज देखने को मिले तो उसे फॉरेन बॉडी रिलेटेड हम कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि ये डायग्नोज करना बहुत इजी है, आप जब पर स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन करोगे तो जो भी फॉरेन बॉडी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप उसे रिमूव करोगे, ट्रीटमेंट दोगे इन्फेक्शन की, तो आराम से रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। बट अगेन दिस डिपेंड्स कि पेशेंट को ये इन्फेक्शन सिस्टेमिक या पूरी बॉडी में ना फैला हुआ हो। अगर जब तक ये लोकल है तब तक इजी आउटकम मिल सकता है, अगर ये इन्फेक्शन सिस्टम में फैल चुका है तो फिर इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है थोड़ा अलग रहता है। नेक्स्ट इज केमिकल, केमिकल यूजेस की वजह से, जैसे डूशेस, बहुत सारे मार्केट में डूशेस अवेलेबल है, कुछ ट्रीटमेंट रिलेटेड डूशेस होते हैं जिसकी वजह से हर पेशेंट को सूट नहीं करता है, कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज या डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। लेटेक्स कॉन्डोम्स, कुछ लोगों को उसकी एलर्जी होने की वजह से भी उनको सोरनेस के साथ साथ डिस्चार्ज हो सकता है। देन डिओडरेंट्स, बहुत ही मार्केट में ये मार्केटिंग होता है कि डिओडरेंट्स यूज करने की वजह से वजाइनल स्मेल को आप कंट्रोल कर सकते हो, बट दैट इज एक्चुअली नॉट द ट्रूथ। वजाइना की स्मेल जो है दैट इज एसिडिक एंड दैट इज पेक्यूलियर स्मेल। whatever kind of deodorants or soaps you are using, but you cannot control it for permanent। जब तक डिओडोरेंट की इफेक्ट रहती है तब तक कंट्रोल रहता है, अदरवाइज स्मेल तो रहेगी बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर। सो कई बार क्या होता है कि अगर वो सूट नहीं करता है डिओडोरेंट तो उसकी वजह से सोरनेस रहती है। देन केमिकल इरिटेशन एंड और एलर्जी, मान लो कि कोई क्लॉथ की एलर्जी हो, स्पेसिफिक मटेरियल नाइलॉन या कुछ डिफरेंट टाइप के अंडर क्लॉथ्स अगर कोई यूज कर रहा हो, कुछ न्यू क्लॉथ यूज कर रहा है, कोई किसी को सैनिटरी नैपकिन की एलर्जी हो सकती है, कुछ लोगों को जो मेंस्ट्रुअल कप या टेम्पून यूज करते हैं उससे एलर्जी हो सकती है। तो वो सभी चीजों की वजह से जो डिस्चार्ज होते हैं वो इस कैटेगरी में आता है। और ऐसे केसेस में डिस्चार्ज के साथ साथ जो सोरनेस की कंप्लेन है, सोरनेस यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको माउथ अल्सर हुआ है, तो वो जिस तरीके की फीलिंग होती है उसे हम सोरनेस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, तो वैसी रेडनेस ऑफ लोकल एरिया की कंप्लेन जो है वो यहाँ पे ज्यादा रहती है। नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सक्रीशंस की वजह से। सो अदर एक्सक्रीशंस जो है पेल्विक ओपनिंग के, जिनमें आता है यूरिन एंड फीसेस। सो कंटामिनेशन विथ यूरिन और फीसेस प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वजाइनाइटिस। सो कई बार पेशेंट फॉलोड बाय यूरिनेशन और डेफिकेशन और स्टूल पास करने के बाद प्रॉपर हाइजीन फॉलो नहीं करते हैं, प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेन नहीं करते हैं, रेगुलर टाइम पे वो अपने अंडर क्लॉथ्स चेंज नहीं करते हैं, तो ऐसे टाइम पे इस तरीके के डिस्चार्जेस हो सकते हैं जिसमें जिसे हम सेकेंडरी वजाइनाइटिस कहते हैं। या तो मान लो किसी को यूरिन इन्फेक्शन हुआ हो और उसकी वजह से वजाइनाइटिस हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ वजाइनल वॉल, और उसकी वजह से डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अफेंसिव डिस्चार्ज विथ प्यूरिटाइटिस जो है वो पेशेंट को रहता है। नेक्स्ट है नियोप्लाज्म्स। सो नियोप्लाज्म्स यानी कि कोई मेलिग्नेंसी या कैंसरस कंडीशन,
जिसमें फाइब्रॉइड और पॉलिप, स्पेशली सर्वाइकल फाइब्रॉइड और सर्वाइकल पॉलिप, और जेनाइटल मैलिग्नेंसी में ये इस तरीके का डिस्चार्ज होता है, जिसमें सीरोसैंजिनियस यानी कि सीरस काइंड ऑफ डिस्चार्ज, जिसमें ब्लड मिक्स हुआ हो, इस तरीके का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। और वो डिस्चार्ज जो है वो ऑफन ऑफेंसिव रहता है। So to diagnose these neoplasms, further investigations and examinations are needed. But whenever there is a discharge like serosanguineous or often offensive, you should keep in mind that patient may have fibroid or cervical polyp or genital malignancy. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.